हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में हम टॉप 30 प्लस प्रश्नों को इसमें देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की अति संभावना है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सभी के सभी प्रश्न याद करने का प्रयास करें। अब याद करवाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, फिर भी आप 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम बिना देर किए हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला मेरा प्रश्न है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या है? प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जे बर्जिलियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्जिलियस भी हम याद रख सकते हैं। तो बर्जिलियस ने ही सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटीन जो है, चलिए कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। प्रोटीन जो है वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट मेरा है प्रश्न, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? क्या है मेरा प्रश्न कि कार्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, वर्क डन बराबर जो एनर्जी फाइंड होगा उसको क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, मंदन क्या है? ठीक है, मंदन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो मंदन क्या है? ठीक है, तो ये एक ऋणात्मक त्वरण है, यानी कि ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन बोलते हैं। अब ऋणात्मक त्वरण क्या है भाई? तो ये सबसे पहले ये जान लेते हैं कि त्वरण क्या है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। रेट इन चेंज इन एसेलरेशन वेलोसिटी इज कॉल्ड एसेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो एक होता है कि वेग में परिवर्तन समय के साथ होगा तो वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा। तो समय के साथ यदि वेग बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसको त्वरण बोल देते हैं। और समय के साथ यदि वेग घट रहा है किसी वस्तु का, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है। और उसी को क्या बोलते हैं? हम ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो समय के साथ वेग का धीरे धीरे कमना, और उसी उसी को क्या हम बोल देंगे? ऋणात्मक त्वरण बोल देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है मेरा प्रश्न? संतृप्त क्या है प्रश्न? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ठीक है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से किसे जानते हैं? तो एल्केन या पैराफिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केन और पैराफिन हो जाएगा। एल्केन या पैराफिन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और असंतृप्त से क्या होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीन होता है। ठीक है, क्या होता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्काइन क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2 होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अम्ल जो है, अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? ठीक है, और नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लिटमस पत्र जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला एक पौधा है जिसका पत्ता होता है। ठीक है, तो ये अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? या मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है? ठीक है, नीले लिटमस पत्र को या मिथाइल ऑरेंज को, दोनों प्रश्न पूछ सकता है। तो क्या कर देता है? तो दोनों की क्या करता है? अम्ल क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा ये? सॉरी, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। नीला के लाल करेगा और वो लाल को नीला कर देगा। क्लियर है? अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। हमारे बॉडी में भी अम्ल होता है। अम्ल कौन सा होता है? HCl हमारे बॉडी के अंदर होता है। कार के बैटरी, शीशा संचायक बैटरी में भी होता है अम्ल। H2SO4 अम्ल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कई तरह के अम्ल हैं जो हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसी तरह से क्षार है। क्षार क्या है? क्षार साबुन जो हम लोग यूज करते हैं उसमें वसा और के साथ क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, और अम्लों और क्षार के योग से जो बनाया जाता है वो क्या हो जाएगा आपका? लवण हो जाता है। क्या हो जाता है? लवण होता है। और वो क्या होता है? उदासीन होता है। लवण क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया जब शुरू होता है, तो वो ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा होता है वो किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि श्वसन क्रिया जो है रासायनिक ऊर्जा को, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा जो है वो क्या हो जाता है? उष्मा ऊर्जा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है और कंफ्यूज करता है लड़का लोग। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में या न्यूटन मीटर में। तो पृष्ठ तनाव का याद रखिएगा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम किसने दिया? ठीक है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? तो ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। और ये प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी में कि ग्रहों के चारों ओर और सूर्य की गति गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौगिक नियम द्वारा समझाया जा सकता है या नहीं समझाया जा सकता है? ठीक है, तो ये ग्रहों के गति के नियम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड नहीं है, इसका कुछ भी नहीं समझाया जा सकता है उसकी थ्योरी द्वारा। ठीक है, और हम जान लेते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है कि ब्रह्मांड में
किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल है उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो जब दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसमें पहला ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान और दूसरा ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर और उसके दोनों के जो बीच के दूरी होगी वो दूरी के दोनों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, यानी कि F बराबर क्या हो जाता है G m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। यहाँ पे G जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहेंगे, जिसका मान क्या होता है, बहुत बार पूछ देता है मान क्या होता है। तो मेरा हो जाएगा 6.67 गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10 का पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर हो जाएगा। गुरुत्व बल के कारण ही पृथ्वी की सतह से मुक्त रूप से फेंकी गई कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर आ गिरती है। यानी कि जब अभी हम कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है। इसका मुख्य रीजन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पे जो वायुमंडल उपस्थित है जिसका कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। बोला जा रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति केंद्र के बीच हो तो दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। तो उल्टा और क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। दोस्तों चलिए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जान लेते हैं कि और क्या हो सकता है। तो जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण F और C के बीच में होता है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से बाहर रखेंगे तब उसका निर्माण कहाँ होगा, F और C के बीच में होगा। और F और C के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। जस्ट अपोजिट इसका होता है। इससे संबंधित हम वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, और कहाँ पे बनेगा, अनंत पे है तो फोकस पे है तो अनंत पे। ठीक है, तो इस तरह से जब अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति अनंत पर रहेगी यानी कि अनंत पे हम रखेंगे तो उसका कहाँ पे बनेगा, इमेज फोकस पे बनेगा। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति सीधा और आभासी होगा। सीधा कब बनेगा ये पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्रुव के बीच में रखेंगे, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे तो क्या होता है, सीधा बनता है। क्लियर है। और अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। यानी कि वास्तविक और उल्टा अवतल दर्पण में बोले तो वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है ज़्यादातर। ठीक है, एक ही केस होता है जो अभी बताएं कहाँ पे रखने पे फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाएगा तब सीधा बनेगा। नेक्स्ट है मेरा अंडाशय। यहाँ पे गलती हो गया है, अंडाशय किसके द्वारा उदर से सटा रहता है। ठीक है, अंडाशय होता है, अंडाशय महिलाओं में अंडाशय जो है फीमेल में क्या होता है, 2 जोड़ी अंडाशय होता है जिससे प्रत्येक अल्टरनेटली मंथ में क्या होता है, अंडे का उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, अंडा बनता है। तो ये कहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, किसके द्वारा बोल रहा है इसमें कि किसके द्वारा उदर से सटा रहता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा सटा रहता है, पेरिटोनियम झिल्ली। एक पेरिटोनियम झिल्ली होता है जिसके द्वारा क्या होता है, अंडाशय जो है वो सटा हुआ रहता है। कहाँ पे होता है, तो अंडाशय होता है ये उदर के निचले भाग के श्रेणी गुहा में दोनों ओर एक एक होता है, दाएं एक बाएं होता है। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना की होती है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा कहाँ पे रहता है, उदर से सटा रहता है। अंडाशय के बीच अंडाणुओं का अंड जनन द्वारा निर्माण शुरू होता है, यानी अंड जनन उसको बोलते हैं। अंडाशय का मुख्य पूछ सकता है, अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है, तो क्या करना, अंडाणु पैदा करना, यानी अंड जनन करना। क्या हो जाएगा, अंड जनन करना। नेक्स्ट है कि लोहे में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है। ठीक है, तो 5130 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5130 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में ये बातें सत्य है। ठीक है, ध्वनि की गति कितना होता है, 6040 मीटर पर सेकंड 25 डिग्री सेल्सियस पे। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, तो 6420 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 0 डिग्री पे 6420 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे 1493 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पे तो 1493 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और लोहे में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा, 5130 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो को हम देखते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया, किसको किया, तो प्लेटिनम को किया था। किसको किया था, प्लेटिनम को किया था। क्या किया था, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग। तो डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन जो है वो किसको किया, तो प्लेटिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। ठीक है, पीटी बोलते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी, प्लेटिनम क्या होता है, एक उत्प्रेरक है। क्या है, उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। उत्प्रेरक किसे बोलते हैं जान लेते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्रा में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है तथा स्वयं अभिक्रिया को
अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यानी उत्प्रेरक जो क्या है वो प्रक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है, लेकिन खुद की स्थिति में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। और उत्प्रेरक की खोज का श्रेय किसे जाता है? बर्जेलियस ने ही क्या किया था, उत्प्रेरक का खोज किया था, और सबसे पहले उसका यूज किया था प्लेटिनम उत्प्रेरक का, ठीक है। लोहे के चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में करते हैं। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न कि अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक के लिए किसका यूज करते हैं, तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, निकल जो है उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम जब घी बनाते हैं तो हम वहां पे निकल उत्प्रेरक का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के एक स्थान पर स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है, ठीक है। तो ऊर्जा की स्थानांतरण की दर क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शक्ति से नाम से जानते हैं किसको? ऊर्जा के स्थानांतरण के रूप को हम क्या जानेंगे? शक्ति के रूप में भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी W बराबर क्या होता है? W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? एफ ये लगाया गया बल हो गया और एस हो गया उसमें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कार्य क्या है? एक सदिश राशि है, अदिश राशि। तो कार्य क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रा क्या है? जूल है, ठीक है। आवेग, आवेग आप कमेंट कर बताएं। तो आवेग किसको बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन क्या बोला जाता है? आवेग बोला जाता है। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा? बल F गुने समय अंतराल। मान लिया कि T1 और T2 दो समय है, ठीक है, तो T2 माइनस T1 इंटू F, ये क्या हो जाएगा? आपका आवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेग, आवेग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मोहिनी अटम नृत्य शैली कहाँ की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहिनी अटम नृत्य शैली। तो मोहिनी अटम नृत्य शैली कहाँ की है? केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली केरल की है। और भी जान लेते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोहिनी अट्टम और कथकली, कथकली भी कहाँ का है? केरल का है। क्या है? शास्त्रीय शैली है। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु की है, ठीक है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर की है, ठीक है। और एक पूछता है कथक, तो कथक क्या हो जाएगा मेरा? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उसके साथ में याद रखेंगे, राजस्थान के कुछ लोक नृत्य के बारे में जानते हैं, तो झूमर होता है, झापल होता है, फुंदी होता है, गनगौर होता है, ये सब क्या हो जाएगा? तो राजस्थान का हो जाएगा। गनगौर पूछता है बहुत, झूमर पूछता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा? राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं, समय के साथ वेग की घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। प्रश्न ये दो बार हो गया है, इसकी चर्चा मैंने की है। समय के साथ वेग यदि घटेगी तो वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक त्वरण के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाया था? तो मोस्ले, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले द्वारा जो बनाया गया, उसमें जो है वो सारणी में कितने वर्ग था आता था, कितने समूह था, ठीक है। उसके क्या है? समूह तथा वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह है। कितना है? 18 समूह है तथा 7 क्या है? आवर्त है। क्या है? 7 आवर्त है। 18 समूह और क्या हो गया? 18 समूह और 7 आवर्त है। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, इसमें वर्ग की संख्या 9 होती है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के पहले जो बनाया गया था, मेंडलीफ द्वारा जो सारणी बनाया गया था, तो उसमें क्या था? आवर्त की संख्या 7 था और वर्ग की संख्या क्या था? 9 था, ठीक है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है, ठीक है। तो इसमें कुछ ये बात है, हाइड्रोजन जो है वो अपवाद है। इसके अलावा वर्ग 1 से लेकर 7 तक 2 उपवर्गों में बांटा गया है, ए और बी में बांटा गया है। इस प्रकार उपवर्ग सहित कुल वर्गों की संख्या 18 है। आधुनिक वाले में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य कोई गैस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य क्या होता है? कोई गैस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, किसमें बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ठीक है। तो किसमें बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है? तो ये क्या हो जाएगा मेरा? उभयचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उभयचर हो जाएगा। उभयचर वर्ग में अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। क्या होता है? अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। कौन? उभयचर। नेक्स्ट है पॉइंट, इसमें नासा छिद्र मुख गुहा में खुला रहता है। पूछ सकता है कि किसमें नासा छिद्र मुख गुहा में खुला रहता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, उभयचर में, ठीक है। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं होते हैं, परंतु इसकी त्वचा अधिक ग्रंथिमय होने के कारण काफी चिकनी होती है। ये भी पूछ सकता है पॉइंट। त्वचा बराबर कोमल और नम होने से इनके त्वचीय श्वसन होता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि उभयचर क्या करता है? तो त्वचीय श्वसन में भाग लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये क्या हो जाता है? जो उभयचर है वो क्या होता है? ये ग्रीष्म एवं शीत में निष्क्रियता होती है, ठीक है। निष्क्रिय हो जाते हैं ये, मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं ये, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि मेढक कहाँ चला जाता है, तो वही होता है कि ये निष्क्रिय हो जाते हैं उस समय में, ठीक है। क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रश्न को, जयदेव जो है वो किसके दरबार में रहते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बीपीएससी वगैरह में भी प्रश्न पूछा गया है कि जयदेव जो है वो किसके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है इसे कि हर्षवर्धन जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में कवि कौन था, ठीक है। तो हर्षवर्धन, आप कमेंट कर बताएं कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे? तो कवि बाण भट्ट थे, ठीक है। हर्षवर्धन के राजसभा कौन थे? कवि
बाण भट्ट थे। ठीक है, बाण भट्ट द्वारा पुस्तक कुछ लिखा गया है जो हर्षचरित है, पार्वती परिचय है और कादम्बरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। हर्षचरित भारत में किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक है। ठीक है, हर्षचरित जो है वो भी पूछ सकता है कि भारत में किसी राजा का प्रथम चरित्र पुस्तक कौन है, तो हर्षचरित है। कौन है? हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाण भट्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्हन और ज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा बिल्हन और ज्ञानेश्वर। ठीक है, बिल्हन किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य आप मार सकते हैं। जयदेव क्या हो गया? लक्ष्मण सेन के दरबार में हो गया। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान 3rd के दरबार में रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान मार सकते हैं आप, लेकिन 1 2 3rd बोल देगा तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान 3rd के दरबार में रहते हैं। तो हम चलिए इससे संबंधित भी कुछ प्रश्नों को देखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, हमारे शरीर में कौन अंग जो है वो गति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेवार है? ठीक है, कौन ऐसा अंग है वो गति करता है? तो क्या हो जाएगा? मांसपेशियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांसपेशियां हो जाएगा। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में गति को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, कौन धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? ठीक है, कौन धातु जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड को बनाता है? तो क्या हो जाएगा? मेरा सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या करता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जेडेन और पीबी धातु भी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। आप याद रखिएगा एल्युमिनियम, जेडेन, पीबी। ठीक है, एल, जेडेन, पीबी, तो ये सभी के सभी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, धातु जो है वो प्राय तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। यानी कि धातु वो अम्ल से क्या करता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये भी याद रखिएगा कि तांबा भी धातु हो गया, लेकिन तांबा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, धातुओं में जो है वो ऑक्साइड क्या होती है? उसकी क्षारीय होती है। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। अधातुओं की प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि Cr2O3 की प्राकृतिक अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? ठीक है, क्या होती है? अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? तो Cr2O3 की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था? पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ये होता है क्या? इससे संबंधित प्रश्न को जान लेते हैं। प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और जॉन डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। किसने? डाल्टन ने दिया था। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम इसमें ज़्यादा लंबे लंबे प्रश्न को नहीं करेंगे, डिटेल्स थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद लौ के साथ कौन जलता है? ठीक है, सफेद लौ के साथ कौन जलता है? तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं, तो ये सफेद लौ के साथ जलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या है? ठीक है, तो जीव विज्ञान में जो है वो कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत क्या कहलाता है? एटीपी के द्वारा होता है। क्या होता है? एटीपी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मेरा, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, ब्लैक एवं व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला 2 रसायन कौन सा है? यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो हम लोग बनाते थे पहले, बनता था पहले, उसमें 2 रासायनिक पदार्थ किसको यूज करते थे? AgCl और AgBr को। ठीक है, AgCl और AgBr का इस्तेमाल हम फोटोग्राफी प्लेट में किया करते थे। नेक्स्ट है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। कहाँ पे बांटा गया है? 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? ठीक है, पूछ देगा कि किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है, तो गैलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैलियम। वो क्या होता है? हथेली पे रखते हैं ना तो पिघलने लगता है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से ही ये क्या होता है? पिघलने लगता है। तो बहुत ही टेम्परेचर कम पे वो पिघलने लगता है। नेक्स्ट है मेरा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है मेरा? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो में यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो। ज़्यादा